इस सत्र में खास तौर पर प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली को लेकर के हम बात करेंगे कि किस तरह से जो कार्यालयीन अनुवाद है, जो एक प्रशासनिक अनुवाद की हम बात करते हैं, उसमें पारिभाषिक शब्दावली की संकल्पना किस रूप में की गई, उसके दायित्व क्या क्या हैं। पारिभाषिक शब्दावली कभी कभी पर्याप्त नहीं लगती है, हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है जिसके लिए हम अनुवाद के कार्य को करना चाहते हैं। तो क्या उसमें हम छूट ले लें, और क्या इस तरह की छूट को सांविधिक मान्यता मिल सकती है, और ये कि क्या इस तरह की जो शब्दावलियाँ बनी हैं अब तक, क्या उनमें सुधार की बात की जा रही है। तो इन सब प्रश्नों के साथ मैं स्वागत करूंगा श्री विनोद संदलेश जी का, जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में संयुक्त निदेशक हैं, और साथ में डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी का, जो कि सहायक निदेशक हैं और संकाय के महत्वपूर्ण सदस्य हैं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में। आपसे चर्चा शुरू करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र जी। मुझे लगता है कि उस प्रश्न के आलोक में अगर हम जाएं और फिर ये देखें कि उन्होंने दो मुद्दे उठाए हैं। एक तो ये कि जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ बनी हैं, क्या आप ये पाते हैं कि वो सभी संदर्भों के लिए पर्याप्त हैं, और अगर नहीं तो क्या छूट ली जा सकती है, और क्या जो पहले से शब्दावलियाँ बनी हैं उनमें सुधार या उनमें कुछ और उनको व्यापक करने की प्रक्रिया चल रही है। कभी कभी हमें लगता है कि उसमें जो शब्दावलियों में जो एक आपके पास पारिभाषिक शब्द दिए गए होते हैं, वो ऐसा लगता है कि केवल शाब्दिक हैं और उनमें आत्मा नहीं है। तो हमें लगता है कि अनुवाद में आत्मा का होना भी आवश्यक है। जी, जैसा कहा गया कि अनुवाद जो है साहित्य का होता है, और साहित्य के दो सेगमेंट बताए गए थे, एक सृजनात्मक साहित्य यानी रस प्रदान साहित्य, और एक दूसरा साहित्य बताया गया कि ज्ञान प्रदान साहित्य। तो जो हम प्रशासनिक और पारिभाषिक शब्दावली की बात करते हैं, तो इसका संबंध सीधा सीधा ज्ञान प्रदान साहित्य से है। कार्यालय में कोई भावना या किसी रस या किसी गीत की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सीधा सीधा अभिधामूलक भाषा होती है। जो रस प्रदान साहित्य है उसमें कविता, कहानी, नाटक, उपन्यासों में आप जितना चमत्कार, जितना रस, जितना उसमें अलंकारिकता ले आएंगे, वो उसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए वहाँ वो सृजनशीलता की वहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत है। लेकिन ये जो प्रशासनिक शब्दावली है या प्रशासनिक शब्द है, इनमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपका ध्यान उस समय ले जाना चाहता हूँ जब देश आज़ाद हो गया, और आज़ाद होने के बाद सीधा सीधा जो ब्रिटिश हुकूमत का जितना भी जो ऑफिशियलीज वाला जो लिटरेचर था, उसको ट्रांसलेशन करने की बात आई। तो उसी समय देश के सामने एक चुनौती आई कि भाई क्या किया जाए कि जो शब्द अंग्रेजी में है उनको कैसे हिंदी में बनाया जाए, कैसे उनके पर्याय ढूंढे जाएं। तो कुछ परिवार उभर के हमारे सामने आए। डॉक्टर रघुवीर का नाम उसमें सबसे पहले आता है। डॉक्टर रघुवीर को हम परंपरावादी या संस्कृतवादी कहते हैं। उनका कहना था कि भाई हिंदी जो है वो संस्कृत से निकली है, अतः हमारे जितने भी पर्याय बनेंगे वो संस्कृतनिष्ठ होना चाहिए, तत्सम शब्दों का प्रयोग हम ज़्यादा करेंगे। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि कुछ शब्दों का डॉक्टर रघुवीर ने प्रयोग किया। डॉक्टर रघुवीर ने शुरुआत की, जैसे रिक्शा के लिए शब्द बनाया उन्होंने नरयान, साइकिल के लिए शब्द बना दिया द्विचक्रिका, रेडार के लिए शब्द बना दिया तंजोनवेश, रीडर के लिए शब्द बना दिया प्रवाचक, मीटर के लिए शब्द बना दिया मान, बल्ब के लिए शब्द बना दिया विद्युत कंद जी। लेकिन इससे क्या हुआ कि जैसे ही डॉक्टर रघुवीर ने इन शब्दों को, इन पर्यायों को दिया, तो सचमुच में शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, ये वैज्ञानिक सत्य है। अर्थ वो होता है जो हम उसको देते हैं। और जब हम अर्थ ग्रहण के साधनों की बात करते हैं तो एक टूल उसमें यह है कि हम अन्य पद से सानिध्य करें, हम उसकी विवृत्ति को देखें, उसकी व्याख्या को देखें। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये जब शब्द डॉक्टर रघुवीर ने गढ़े, तो जो प्रयोक्ता थे, क्योंकि शब्द की यात्रा ही ऐसी होती है, खोज होती है, खोज होने के बाद नामकरण होता है, नामकरण के बाद उस शब्द का प्रयोग होता है, और अगर प्रयोग में वो स्वीकार कर लिया जाता है तो वो शब्दावली का भाग बन जाता है, नहीं तो वो शब्दावली से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर ये बात आई कि डॉक्टर रघुवीर ने जो शब्द बनाए हैं तत्सम वाले शब्द, इन शब्दों की क्या प्रशासनिक संदर्भों में या प्रशासनिक कार्य को आसान बनाने में क्या कोई उपयोगिता होगी? तो लोगों ने उसको नकारना शुरू कर दिया। हालांकि ये भी कहना बहुत प्रासंगिक होगा यहाँ पे कि डॉक्टर रघुवीर ने कुछ ऐसे शब्दों का भी निर्माण किया है, ऐसे पर्याय भी दिए हैं कि जो आज चल नहीं है, दौड़ रहे हैं। जैसे हम अगर रजिस्ट्रेशन शब्द की बात करें तो डॉक्टर रघुवीर का दिया हुआ शब्द है पंजीकरण, जो चल रहा है। या अगर हम पार्लियामेंट के लिए संसद की बात करें तो डॉक्टर रघुवीर का दिया हुआ शब्द है जो पूरी दुनिया में आज संसद रूप से जाना जाता है। या एटॉम की बात करें तो एटॉम के लिए जो डॉक्टर रघुवीर ने शब्द दिया वो अणु शब्द हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो डॉक्टर रघुवीर के सारे शब्द नकारे नहीं जा सकते। एसी के लिए जो वातानुकूलन है, या लाइब्रेरी के लिए जो पुस्तकालय है,
या शौचालय शब्द, इस तरह के जो आलय शब्द जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, इन शब्दों को डॉक्टर रघुवीर की देन है, वो परंपरावादियों की देन है। लेकिन उसके बाद एक दूसरा ग्रुप आया जो कहता है कि नहीं, यहाँ ये देश जो है वो यहाँ पे अलग तरीके के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अतः शब्दों को संस्कृत और हिंदी का हिंदी और उर्दू का मिश्रित होना चाहिए। तो लोगों को इससे कुफ्त हुई, लोगों ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं है, शब्दों के मामले में ऐसा खेल नहीं किया जा सकता। शब्द प्रयोक्ताओं को हमारे जो प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सरल सुलभ सरल होने चाहिए, तार्किक होने चाहिए, तर्कहीन नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद जो नवनिर्माण वाली जो विचारधारा थी उनका कहना ये है कि ये हमारे बस में नहीं है कि हम सारे शब्दों के हिंदी पर्याय ढूंढें, ये हमारे बस में नहीं। पर ये जरूर हमारे बस में है कि प्रयोक्ता जिन शब्दों को ले आए उन शब्दों का हम इस्तेमाल करें। जैसे आप देखेंगे कि कंप्यूटर के लिए कोशिश की गई कि संगणक शब्द बनाया गया, संगणक शब्द कुछ दिनों तक चला, लेकिन जो प्रयोक्ता है उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं ये हमारे लिए उपयुक्त तो नहीं है, तो आज हम कंप्यूटर पे ही दोबारा आ गए। शब्द सरल और कठिन नहीं होता, शब्द सरल कठिन इसलिए नहीं होता कि प्रयोक्ता पर निर्भर करता है कि उसके लिए वो सरल है कि कठिन है। हो सकता है कि एक गाँव के लिए आज की डेट में इंटरनेट शब्द बहुत सरल है उसके लिए, लेकिन अगर आप उसको इंटरनेट को ताना बाना बताएंगे, तारों का जाल बताएंगे, तो वो नहीं समझ पाएगा। जैसे यूपी में बात होती है, कोई भी कह दे कि भाई जेएनयू कहाँ है, सपोज मान लीजिए जी, जेएनयू कहेगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहेगा या इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय कहेगा तो वो बोलेगा भी तो अंग्रेजी बोल रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि प्रयोग धर्मी होना चाहिए शब्द। अगर शब्द प्रयोग धर्मी है तो वो चलेगा। अंग्रेजी इतनी नई भाषा, 400 साल पुरानी भाषा, उसके शब्दों की संख्या आज असंख्य हो गई है। वो इसलिए हो गई कि उसने अपने दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान सब खुला रखे। जो शब्द ग्रीक का आया उसको ले लिया, जो लैटिन का आया उसको ले लिया, जो पुर्तगीज का आया उसको ले लिया, आज हिंदी के शब्दों को ले लिया। हमारा शब्द लाठी है और चार्ज उसने अपना लगा दिया, अंग्रेजी भाषा में लग गया, तो वो स्वीकार हो गया। घेराव शब्द है, स्वीकार हो गया। इसी तरह से अगर हम कहें, अगर हम मशीन शब्द को लें, पिकनिक शब्द को लें, कूपन शब्द को लें, तो हमें लगता है कि अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन ये अंग्रेजी के शब्द नहीं है, ये तो पुर्तगीज शब्द है। अगर हम रिक्शा की बात करें तो रिक्शा हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के किसी कस्बे का शब्द होगा, लेकिन रिक्शा शब्द तो जापानी शब्द है। इसी तरह से हम अगर ट्रेन और सेमिनार शब्द को लें तो ट्रेन और सेमिनार शब्द अंग्रेजी के नहीं है, जर्मन के शब्द। जहाँ से जिन चीज़ें मैंने कहा कि जहाँ से खोज होती है वहाँ से शब्दों के शब्द गढ़े जाते हैं। बात हो रही है कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। यहाँ पे मॉनिटर है, यहाँ पे ये मॉनिटर है, यहाँ पे माउस है। अगर मान लीजिए माउस शब्द को हमने माउस की खोज की होती तो शायद हम इसका नाम चूहा रख देते या चूही रख देते। हमने जो खोजे की हमने नाम रखे ना, हमने मिसाइल्स की खोज की तो हमने उनके नाम नाग रख दिए, अग्नि रख दिया, आकाश रख दिया। हमने वो बनाई है, सबमरीन बनाई है, उनके नाम हमने रख दिए, अभी आपने देखे होंगे। हमने शिप बनाए तो हमने उनका नाम रख दिया विराट, विक्रांत। तो जहाँ हम खोज कर रहे हैं हमने अपने नाम रखे, जहाँ दुनिया के लोगों ने खोज की उन्होंने नाम रखा। तो हमारी एक दृष्टि ये जरूर होनी चाहिए, जो प्रशासन में काम करने वाले हमारे अनुवाद कर्मी लोग हैं उनको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम एक लाइन खींच दें कि जो शब्द शब्दकोश में दिया है हम उसी का प्रयोग करें। अब शब्दकोश में तो शब्द दे रखा है स्वीकृति के लिए या संस्वीकृति के लिए, ग्रांट भी दे रखा है, एक्सेप्ट भी दे रखा है और सैंक्शन भी दे रखा है। लेकिन अब यहाँ जो अर्थग्रहण का एक टूल है जिसको कहते हैं हम कि अन्य पद से सानिध्य, अगर हम कोई एडवांस ले रहे हैं, अगर मान लीजिए हम कोई एडवांस ले रहे हैं, अब वहाँ हम कहें कि एडवांस इज एक्सेप्टेड, तो पद से सानिध्य नहीं हुआ ना। अनुवादक जितनी मेहनत करेंगे उतना वो उसमें सदेंगे। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा केंद्रीय हिंदी संस्थान का। केंद्रीय हिंदी संस्थान में दुनिया भर के लोग हिंदी सीखने आते हैं। तो एक पुस्तक का अनुवाद किया एक अनुवादक ने, प्रेमचंद जी की पुस्तक थी, उसमें सदगति करके उसका अनुवाद किया। उसमें एक शब्द आता है पंचामृत। यहाँ इस बात को विशेष रूप से मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा, पंचामृत शब्द है। अब पंचामृत से का शब्द का अगर चीनी में अनुवाद करना है तो क्या करना है? इसलिए हम ये भी कहते हैं ना कि अनुवाद तो सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों का सेतु भी है। तो वहाँ ये पूछा गया है कि वे चीन में भी उसका एक डेफिनेशन दी गई कि पंचामृत एक तरह का अनुष्ठान है, एक तरह का प्रेयर है, जिसमें 5 कंपोनेंट मिलाकर के एक पेय तैयार किया जाता है, उसको पवित्र पेय कहते हैं। उसमें शर्करा है, यानी दूध है, शक्कर है और तुलसी है और दही है, 5 तत्वों का मिलकर के वो बनता है। फिर उसको जब अनुष्ठान होता है तब उसको सर्व किया जाता है।
तो चीन में भी एक इसी तरह की संकल्पना है, वहां भी पूजा होती है, लेकिन हमारी पूजा में और उनकी पूजा में थोड़ा अंतर है। वहां पर वो जो पेय दिया जाता है इट इज ये कुछ टॉक्सिकेटिंग होता है, मतलब उसमें कुछ थोड़ा सा नशा होता है, नशे टाइप का वो होता है। तो वहाँ ये बात आई कि भाई अब मैं क्या लिखूं, तो उसने उसको चीनी में अनुवाद किया होगा, उसने वहाँ का शब्द लिख दिया चीनी वाला, फिर चीनी से दोबारा से जब उसको हिंदी में अनुवाद किया गया तो ये जो हमारा पंचामृत है वो बन गया पूजा की शराब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सांस्कृतिक संदर्भ है, सांस्कृतिक संदर्भों को बचाना हमारा दायित्व कैसे है, क्योंकि हम जिस भाषा से अनुवाद कर रहे हैं अगर हम उसकी संस्कृति से परिचित नहीं हैं तो हम उसको तो उल्टा पुल्टा ही करेंगे ना। जब हम पारिभाषिक शब्दावली की बात करते हैं तो मूल बात ये है कि ये नाम ही, इससे नाम से ही स्पष्ट है, पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जिनको विषय विशेष के संदर्भ में परिभाषित किया जाना है। परिभाषित करने का क्या मतलब है? जब आप कहते हैं कि भाषा की क्या परिभाषा है, तो हम एक परिभाषा देते हैं, वो जरूरी नहीं कि पूर्ण हो। ऐसे ही पारिभाषिक शब्द हर विषय के साथ, हर दृष्टि में या हर संकल्पना के उसमें संकल्पना के रूप में वो पूर्ण हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो पारिभाषिक शब्द के बारे में, जिसको अंग्रेजी में तो डेफिनेशनल टर्म नहीं कहते हैं, हम टेक्निकल टर्म ही कहते हैं, तो ऐसे सारे विषय जिसमें कुछ बातें तकनीकी होती हैं और जो परिभाषाबद्ध होती हैं, उनका जो संदर्भ के हिसाब से उनका अर्थ वही निकलता है जो उस विषय के लिए अपेक्षित होता है। तो ऐसे सारे शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अच्छा, पारिभाषिक शब्द आप देखिए सभी विषयों के, विज्ञान के सारे विषयों के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, और आजकल तो बायोटेक्नोलॉजी हो, और उसके भी अनेक सब सब्जेक्ट्स हैं, सब डिसिप्लिन्स हैं। तो सभी विषयों में तकनीकी शब्द होंगे ही, आम बोलचाल की भाषा नहीं है। आप विषय को समझ रहे हैं तो विषय के समझेंगे तो उसकी तकनीक को भी समझना पड़ेगा। विषय की उस तकनीक में, उस तकनीक को जिस भाषा में या जिस रूप में कहा जाता है उसको हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जो परिभाषाबद्ध है वही अर्थ होगा उसका, तो इससे हम बच नहीं सकते। अब ये पारिभाषिक शब्द भारत सरकार की व्यवस्था के अनुसार, जिसका निर्माण का कार्य वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग को दिया गया है, इसका एक स्वरूप है शब्द निर्माण का, और इसके कुछ 20-22 सिद्धांत भी हैं। वो सिद्धांत आप सब लोग अनुवाद कार्य से जुड़े हैं तो सब लोगों ने पढ़े होंगे। आप मान लीजिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में जाएं, ये एक नाम है एक संस्था का। अब वैसे तो आप आँख के डॉक्टर को दिखाने जा सकते हैं, लेकिन जब उसके विभाग में जाएंगे तो आपको बोर्ड लगा मिलेगा ऑफ्थोमोलॉजिस्ट, जो आम भाषा में प्रचलित नहीं है ये शब्द। आप पाएंगे ऑफ्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थोमोलॉजी, ये एक नाम मैं दे रहा हूँ। तो जब आप ऑफ्थोमोलॉजी का अगर हिंदी में पारिभाषिक शब्द देंगे तो आप कहें नेत्र विज्ञान विभाग, तो आप कहेंगे नेत्र तो बड़ा कठिन सा शब्द है, आँख क्यों नहीं कहना चाहिए? तो ये हमारी जिज्ञासाएं बनी रहती हैं हर शब्द के लिए, लेकिन क्या हम आँख को उस परिभाषा में बांध सकते हैं क्या? आँख तो दोनों आँखों का विभाग क्यों नहीं होना चाहिए जी? आँख तो ऐसा लगा जैसे कानों का विभाग है, एक ही आँख का विभाग हो। तो जब आप पारिभाषिक शब्द हम किसी भी संकल्पना के लिए तय करते हैं तो एक तो इसमें संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे एक पूरी संकल्पना है, वो परिभाषाबद्ध है, वो डिफाइंड है एक उस रूप में जिस अर्थ में वो प्रयोग होना है। तो उसको हमको सीखने की ज़रूरत है। हम काउंटिंग कैसे सीखते हैं, पहाड़े कैसे सीखते हैं, गणना कैसे सीखते हैं? मेमोराइज करने से। भाषा में भी ऐसे ही हर शब्द का सरलीकरण संभव नहीं है। विषय के साथ जो शब्द है उसकी अपनी गरिमा है, उसका अपना एक अर्थ है, और वो उस विषय में अपना पूरा अर्थ देता है। नहीं तो हम अर्थ भी समझना भूल जाएंगे अगर सबको सिंप्लीफाइड कर देंगे तो। दूसरी बात, जहाँ सिंप्लीफाई चीज़ें हो सकती हैं वहाँ उनको सिंप्लीफाई भी करना चाहिए। जैसे प्रशासनिक, उसका मैं एक उदाहरण दे दूँ
कट ऑफ डेट है। आप वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के जो शब्दावली बनी है, प्रशासनिक शब्दावली है, उसमें शब्द रखा है विच्छेदक तिथि। अब विच्छेदक ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं ओशियन में से या भूगर्भ में से ड्रिल करके कोई चीज निकाल रहे हैं। ये इसका जो ओरा है, शब्द का भी एक ओरा है, पारिभाषिक शब्दों का एक ओरा भी होता है, उनका एक एनवायरनमेंट होता है। तो जब वो एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो रहे हैं तब आप सरलता और कठिनता की बात करें। मान लीजिए इंजीनियरिंग के लिए लोग बहुत प्रश्न इसमें उठते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए आप अभियांत्रिक या अभियंता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, इंजीनियर को इंजीनियर कह दें। हम सारी चीज़ों के लिए शब्द को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये यांत्रिकता में जो अभिवृद्धि की है अभी उपसर्ग लगाकर, इसको हम कब सीखेंगे? ये ऐसे शब्द हैं जो वो पूरे परिवेश को बताते हैं, वो एक संकल्पना को बताते हैं, वो खाली शब्द नहीं है। लेकिन आप कहें जी इंजीनियर तो बहुत सुलभ है और बहुत आराम से लोग कह सकते हैं। हो सकता है कि जो पढ़े लिखे चंद लोग हैं उनके लिए बहुत सरल हो इंजीनियर शब्द, और इंजीनियरिंग शब्द में जो यांत्रिकता है, जो मैकेनिज्म है, उसका जो इंजन शामिल है, उसके बारे में तो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन क्योंकि इंजीनियर आप बार बार कह के मुख सुख की दृष्टि से आपको स्वीकार्य हो गया है, इसलिए वो सरल हो गया है, ये मानना ठीक नहीं है पारिभाषिकता की दृष्टि से। लेकिन जहाँ शब्दों को बदलने की आवश्यकता है या प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, उनको बदलना या सरल करने की भी आवश्यकता है, वो भी संदर्भ के साथ। मान लीजिए टैक्स इवेजन एक शब्द है, तो पारिभाषिक शब्दावली में या प्रशासनिक शब्दावली में उसका मिलेगा आपको कर अपवंचन। अब कर अपवंचन शब्द आपको ऐसा लगता है कि वंचना किसकी हो रही है? कर वंचन होता तो भी ठीक था, कहीं सुधार की आवश्यकता जरूर है। इसमें उपसर्ग, अतिरिक्त उपसर्ग क्यों लगा दिया? कर वंचन होता तो आप समझ लें वंचना एक शब्द है जो शुद्ध भी है, संक्षिप्त भी है, ट्रांसपेरेंट भी है। लेकिन सामान्य बोलचाल में जो शब्द चलता है वो कर चोरी है। लेकिन कई बार जो लेखन और बोलचाल में फर्क हमेशा होता ही है। जैसा हम बोलते हैं वैसा हर बार लिखा जाए ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है। तो इसलिए पारिभाषिक शब्दों के परिप्रेक्ष्य को पूरा समझने के लिए अब रसायन विज्ञान में कोई मान लीजिए किसी एक टेम्परेचर पर कोई चीज़ बॉयल होती है और उसको द्रव्यांक उसको बोलते हैं कि उस पर ताप द्रव्यांक है। जो ताप है, ताप की एक अपनी परिभाषा है। ताप बुखार भी हो सकता है सामान्य शब्दावली में, मुझे ताप है, बुखार है मेरे शरीर में, क्योंकि जो शरीर का एक टेम्परेचर होता है उससे अधिक है तो वो भी ताप है। लेकिन उसको हम जब फ़ारेनहाइट में देखते हैं या सेल्सियस डिग्री में नापते हैं तो वो वैज्ञानिक तरीके से नापा गया एक ताप है, तो उसको ताप कहना ही ठीक है। उसको बुखार कहना सामान्य भाषा में तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर की भाषा में उसके वो जानता है कि कितना ताप है। ताप है तो किस टेम्परेचर पर वो आया है, वो खाली बुखार नहीं है। नामकरण में भी आप ऐसा ले सकते हैं, जैसे एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो अगर वो ताप ऊर्जा है तो ताप से पैदा हुई है, अगर ऊर्जा है तो ऊर्जा से पैदा हुई है। तो हर चीज की एक परिभाषा है। तो पारिभाषिक शब्दों को सीखने की हमारी मनसा होनी चाहिए, नए शब्द होने चाहिए। ये भी इसमें सत्य है कि 60 साल से बनती शब्दावली प्रयोग साध्य होने के साथ साथ कई बार ऑब्सोलीट हो जाती है, अप्रचलित भी हो जाते हैं कुछ शब्द, और ये भाषा की सहज प्रक्रिया है। इसमें कोई बहुत हंगामा खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये भाषा की सहज प्रक्रिया है कि जो आपके लेखन में, स्थायी साहित्य तो लेखन ही है ना, चाहे वो शुद्ध साहित्य हो या वैज्ञानिक साहित्य हो, जो भी चीज़ें हैं वो लिखित रूप में जब मूर्त रूप में हमारे सामने आती हैं, बोलने में तो बहुत सी चीज़ें हटती जाती हैं, लेकिन लिखित रूप में जो अपना स्थायित्व, अपनी करेंसी, कोई शब्द, कोई टर्म स्थापित कर लेती है, एस्टैब्लिश कर लेती है, वही तो हमारा साहित्य का अंग बनता है। तो जो इतने सालों से बहुत से शब्द ऐसे हुए, राष्ट्रपति, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो राष्ट्रपति ऐसा कोई शब्द था ही नहीं।
कहीं कोई संकल्पना नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति शब्द अब सब जानते हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसको जानते हैं, उसके आगे महामहिम भी लग जाता है। फादर ऑफ द नेशन एक शब्द है, फादर, राष्ट्रपिता एक शब्द आ गया, नहीं एक संकल्पना आ गई। भाई घर परिवारों में परिवारों के पिता होते हैं, पिता मह तक होते हैं और महापिता में भी होते हैं, लेकिन राष्ट्र का कौन सा पिता है? हमने एक संकल्पना दी, एक बनाया कि नहीं, ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस देश को राष्ट्र बनाने में भूमिका अदा की, वो इस राष्ट्र का पिता तुल्य है, तो उसको हमने राष्ट्रपिता बना दिया, उसकी एक परिभाषा दे दी। और ऐसे राष्ट्रपिता 2, 4, 5, 10 नहीं हो सकते, इसलिए महात्मा गांधी को हमने एक व्यक्ति को वो नामकरण, उसके आगे वो नामकरण कर दिया। तो पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध ये है कि एकदम ना नकारा जाए। जो करेंसी में नहीं आए हैं उसको, मैं इसको इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि उसकी रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, पारिभाषिक शब्द की जरूर रिवीजन की आवश्यकता है कि अगर आपकी करेंसी में वो नहीं आ रहा है, लेकिन उसके लिए दूसरी भाषा का शब्द ही हमको सीधे तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी आवश्यक नहीं है। ये सत्येंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस चीज़, जिस ऑब्जेक्ट का या जिस संकल्पना का कहीं विकास होता है, कहीं उसका ओरिजिन होता है, कहीं उसका सृजन होता है, कहीं उस तो नामकरण देने का भी अधिकार उन्हीं को है। नामकरण देने का अधिकार फिर दूसरी भाषा भाषी को नहीं है। सहज रूप में मिल जाए तो ठीक है। अगर हमारे परिवार में कोई शिशु जन्म लेता है तो उसके नामकरण का अधिकार उसके परिवार को है, ये तो हम सब मानते हैं। तो कंप्यूटर अगर जिस देश में इसका पहले, इस मशीन की पहली संकल्पना हुई है और उसने इसका नाम कंप्यूट से, हालांकि वो भी कोई आसमान से नहीं लाए हैं शब्द, कंप्यूटेशन और कंप्यूट वहां पहले ही था, लेकिन मशीन के माध्यम से किसी चीज को कंप्यूट किया जा रहा है, दैट बिकम कंप्यूटर। ऐसे ही इसका जो अपरेटस की बात की थी अभी सत्येंद्र जी ने, ये उसकी संकल्पना में था कि भाई ये इस तरह का एक अपरेटस हो गया जो ऐसे ऐसे फुदकता है। तो जहां उसको सरल लगा उसने सरल नाम दे दिया, उसने दे दिया माउस। इट लुक लाइक माउस, इट एक्ट्स लाइक माउस। कर्सर के माध्यम से या कर्सर को कंट्रोल करने का जो उसका इंडिकेशन है, इंडिकेटिव मैनर है, वो दैट लुक लाइक माउस। तो उनका वो, अब हम उसको मूषक बना सकते हैं अगर एक्सेप्ट हो तो। पारिभाषिक शब्दावली को हम पूर्णतः नकार नहीं सकते, क्योंकि उसकी अपनी कुछ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है, उसके अपने गुण हैं, और कुल मिलाकर के जब हम खास तौर पे प्रशासनिक अनुवाद की बात करते हैं तो प्रशासनिक अनुवाद से जो अपेक्षाएं हैं उनमें पारिभाषिक शब्दावली की जो विशेषताएं हैं वो मेल खाती हैं, क्योंकि हम एक तरह की एक ऐसी एक व्यवस्था नहीं पैदा करना चाहते जिसमें एक अनार्की हो, अर्थ को लेकर के जिसमें मनमानापन हो। हाँ, तो इस मनमानेपन को तो मुझे लगता है, क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो व्यक्तिगत ना होकर के एक पूरे एक संगठनात्मक है, शासनात्मक है और अनुशासनात्मक है, निर्देशात्मक है, उसके विधिक पक्ष हैं, उसके कुछ ऐसे राष्ट्रीय महत्व के भी उसके पक्ष हैं कि अगर भाषाई एक रूपता न बनाई रखी जा सके तो उससे बड़े संकट खड़े हो जाते हैं। तो ये बड़ा आवश्यक है, लेकिन ये बात भी सर्वस्वीकार्य है कि उसमें लगातार अगर ऐसा नई संकल्पनाएं, खास तौर पे आप देखें कि विज्ञान के क्षेत्र में, आपने अभी कंप्यूटर की बात की, प्रबंधन के क्षेत्र में, अब प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया विषय उभर करके आ गया, बिजनेस कम्युनिकेशन। इंजीनियरिंग की आपने लंबी चौड़ी बात की, ये पाया गया है कि इंजीनियरिंग की जो पहले की जो पढ़ाई थी उसमें आप केवल उनको तकनीकी ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उस तकनीकी ज्ञान को लोगों से कैसे बांटा जाए इस बात में एक बड़ी समस्या सामने आ रही थी। तो अब इंजीनियरिंग में भी आपको कम्युनिकेशन एक इंटीग्रल, उसका एक खास तरह का एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है, और इंजीनियरिंग के छात्रों को आज भाषा और समाज विज्ञान ये भी पढ़ाया जाने लगा है। आप देखिए IITs में, IIITs में ये नए विषय इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये इसलिए नहीं हुए कि वहाँ इनको किसी ने अपनी मर्जी से जोड़ दिया, बल्कि इसलिए किए गए कि वहाँ पर भी भाषा का संस्कार चाहिए। तो पारिभाषिक शब्दावली उस संदर्भ में अवश्य इस बात की अपेक्षा रखती है कि उसमें नए प्रयोग किए जाएं, लेकिन जिनके आधार ठोस हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको निश्चित रूप से हमें जानना होगा
और सत्येंद्र जी? इस बारे में बहुत विमर्श हुए हैं, पदनामों पे बड़ा विमर्श हुआ जब शुरू में पदनामों को बनाना था। यहाँ मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि एलडीसी के लिए शब्द बनना है। अब एलडीसी के लिए शब्द बनाया उन्होंने, जितने भी वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय उस समय शब्द बनाने की एक निकाय था, तो उन्होंने एक शब्द बना दिया निम्न श्रेणी लिपिक, लोअर डिवीजन क्लर्क, निम्न श्रेणी लिपिक बनाया। तो जब निम्न श्रेणी लिपिक बनाया तो जो उस समय के जो क्लर्क होते थे वो काफ़ी अपने आप को काफ़ी गरिमामय पद मानते हैं, वो तब भी मानते थे, आज भी मानते हैं। उन्होंने कहा ये शब्द तो हमारे लिए ठीक नहीं है भी, प्रशासन में हर व्यक्ति का अपना महत्व है। अब यहाँ पर एक चीज़, ये जो सवाल था उस सवाल का एक जवाब यहाँ पे आता है कि क्या हम शब्दों की गरिमा को कम करें? अनुवादक क्या शब्दों की गरिमा को कम करे? नहीं, अनुवादक का काम शब्दों की गरिमा को कम करना नहीं है, अगर हो सके तो बढ़ाना है। तो वहाँ एक शब्द दिया गया निम्न श्रेणी लिपिक, और यूडीसी के लिए दिया गया वो क्या नाम, उच्च श्रेणी लिपिक। तो फिर जो भाषाविद हैं, भाषाविदों ने उस पर विचार किया कि वास्तव में ही भाई इस शब्द को बदला जाना चाहिए। तो ये दृष्टि देखिएगा, उन्होंने निम्न श्रेणी लिपिक को अवर श्रेणी लिपिक बना दिया। संस्कृत का शब्द है अवर, अवर का मतलब निम्न होता है, लेकिन एक्चुअली ये भी है, ये क्रिएटिविटी में आप जो सवाल कर रहे थे प्रशासनिक शब्दावली में, ये क्रिएटिविटी कही जाएगी कि उन्होंने अपने भाषा के जो भाषा का ज्ञान है उसको बेस बनाते हुए उसको प्रवर श्रेणी लिपिक बना दिया, अवर श्रेणी लिपिक बना दिया, और उच्च श्रेणी को उच्च श्रेणी रखा, उसको रखा प्रवर श्रेणी लिपिक। प्रवर का मतलब उच्च होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई जब एडिशनल सेक्रेटरी के लिए शब्द बनना था। अब एडिशनल सेक्रेटरी के लिए शब्द बनाया उन्होंने अतिरिक्त सचिव। तो सारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने बोला कि भाई ये क्या शब्द है, आपने क्या हमें फालतू समझाया कि आपने ये अतिरिक्त शब्द बना दिया। तब ये बात आई सामने, फिर उन भाषाविदों ने वहाँ क्रिएटिविटी का प्रदर्शन किया और उन्होंने उसको संस्कृत का अपर शब्द लिखा। आज हम लिखते हैं अपर महानिदेशक, अपर सचिव, तो अपर का मतलब अतिरिक्त ही होता है, लेकिन शब्द जो है वो जो जिसके लिए बनाया गया, अगर उसको पसंद आ गया तो समझ लीजिए कि आपकी क्रिएटिविटी वहाँ साबित हो गई है। और क्रिएटिविटी की जो डेफिनेशन है, जैसे प्रोफेसर सिंह ने कही थी, उन्होंने मैं उससे एक उसमें और चीज़ मेरे जहन में भी है, वो ये है, क्रिएटिविटी मीन्स गिविंग न्यू डायमेंशंस टू द ओल्ड आइडियाज। पुराने विचारों को नया अमली जामा पहनाना सृजनात्मकता है। यानी जो संकल्पना है, उस संकल्पना को अगर आप एक नए रूप में आज प्रस्तुत करें तो वो सृजनात्मकता है। बहरहाल मैं आपका, विनोद संदलेश जी और सत्येंद्र जी, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और अपने प्रतिभागियों का यहाँ अपने स्टूडियोज़ में और इसके साथ ही अपने साथियों और अपने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रशिक्षणार्थियों सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।